दोस्तों नमस्कार, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। कांग्रेस के प्रदर्शन को अमित शाह ने बताया हिंदुत्व पर हमला। बोले राम मंदिर शिलान्यास के दिन काले कपड़े क्यों। ये आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर में कांग्रेस के प्रदर्शन का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि आखिर कांग्रेस ने प्रदर्शन के लिए आज का ही दिन क्यों चुना। उन्होंने कहा कि आखिर प्रदर्शन के लिए काले कपड़े क्यों पहने गए। उन्होंने कहा कि पिछले साल आज ही के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास किया था। आज ही के दिन तो जश्न मनाया जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राह पर चलते हुए आज के दिन विरोध प्रदर्शन किया। अमित शाह ने कांग्रेस द्वारा आज के दिन काले कपड़ों में प्रदर्शन पर तगड़े सवाल किए। उन्होंने कहा कि अभी तक तो रोज सामान्य कपड़ों में प्रदर्शन किया जा रहा था, आज आखिर काले कपड़ों में प्रदर्शन क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सबसे लंबे समय तक सत्ता में रही, लेकिन उसने राम मंदिर का विवाद नहीं सुलझाया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने 500 साल पुराने इस विवाद का पटाक्षेप करते हुए आज ही के दिन अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इतनी जगह शिकस्त खाने के बाद भी कांग्रेस तुष्टीकरण नहीं छोड़ रही। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने सीक्रेट रूप से अपना तुष्टीकरण का एजेंडा आगे बढ़ाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं बता देना चाहता हूं कि तुष्टीकरण की नीति ना तो देश के लिए अच्छी है और ना ही कांग्रेस के लिए। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर का जिक्र कर अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला, तो कांग्रेस ने किया पलटवार। कहा साफ है आंदोलन से उठी आवाज सही जगह पहुंची है। ये आपको बता दें कि कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर पार्टी पर निशाना साधा। वहीं अब कांग्रेस की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया गया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कांग्रेस के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बदनाम करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि आज महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी के खिलाफ कांग्रेस के लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बदनाम करने एवं इससे ध्यान भटकाने का गृह मंत्री ने घृणित प्रयास किया है। सिर्फ बीमार मानसिकता के लोग ही ऐसे फर्जी तर्क दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि साफ है कि आंदोलन से उठी आवाज सही जगह पहुंची है। और बड़ी खबर, अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। कहा सड़क पर आने से झूठ सच नहीं होगा। यह आपको बता दें कि कांग्रेस ने देश भर में महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। इस सिलसिले में दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में खास तैयारी की गई। देश के अलग अलग कोने से कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पहुंचे। इसी के चलते अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि सड़कों पर आने से सच झूठ नहीं होगा। अगली बड़ी खबर, ईडी की कार्रवाई के बीच मुरादाबाद में आज निकलेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में घिरी कांग्रेस मिशन 2024 को धार देने में जुटी है। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। वेस्ट यूपी में लोकसभा क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाने के लिए कांग्रेस हर जिले में 75 किलोमीटर की यात्रा करेगी। ईडी की कार्रवाई के बीच कांग्रेस अगले चुनावों को लेकर सक्रियता बढ़ाने के लिए जनसंपर्क करने में जुटी है। दिल्ली में हेराल्ड के एक हिस्से को सील किए जाने के बीच कांग्रेसी नेता आंदोलन को धार देने निकले हैं। वेस्ट यूपी में कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी व राष्ट्रीय सचिव वेस्ट यूपी प्रभारी प्रदीप नरवाल इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। 30 जुलाई से गौतम बुद्ध नगर व बुलंदशहर से शुरू हुई यात्रा गुरुवार को हापुड़ व अमरोहा से होकर शुक्रवार को मुरादाबाद में होगी। जिला अध्यक्ष असलम खुर्शीद व शहर अध्यक्ष अनुभव मेहरोत्रा ने बताया कि यात्रा आज यहां पहुंचेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगभग 3500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और लगभग 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। रैली पदयात्रा होगी। इसमें कांग्रेस पार्टी का पूरा नेतृत्व और कैडर हिस्सा लेगा। देश के कोने कोने से कई अन्य यात्राएं मुख्य पदयात्रा में शामिल होंगी। 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य दक्षिणी भारत में कन्याकुमारी को उत्तरी भारत में कश्मीर से जोड़ना है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 16 मई को राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के नेतृत्व वाले चिंतन शिविर के अंतिम दिन भारत जोड़ो के नारे के साथ ध्रुवीकरण की राजनीति का मुकाबला करने के लिए इस जन अभियान की घोषणा की थी।
अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा तिरंगा यात्रा के बहाने दंगा करा सकती है बीजेपी। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक तरफ बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान को समर्थन देकर सबको चौंका दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार को उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का तिरंगा यात्रा दिखावा है, सभी को सावधान रहने की जरूरत है, इसके जरिए भाजपा दंगा भी करा सकती है। पहले कासगंज में तिरंगा यात्रा के समय दंगा कराया था। अखिलेश यादव के बयान के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने तगड़ा हमला बोला है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि दंगा कराने वाले कभी भी तिरंगे का सम्मान नहीं कर सकते। बांटने का काम तो अखिलेश यादव ने किया है। जो कुनबा कभी सपा की ताकत था, आज वही सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। उनकी इसी मानसिकता की वजह से आज सपा डूबती नैया बन गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा जहां से निकली है वो लोग तिरंगा नहीं लगाते। उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि आरएसएस ने वर्षों तक तिरंगे का सम्मान नहीं किया, अपने कार्यालय और मुख्यालय पर तिरंगा नहीं लगाया। लखनऊ में सबसे बड़ा तिरंगा झंडा समाजवादियों ने जनेश्वर मिश्र पार्क में लगाया और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किया। इसके अलावा भी कई स्थानों पर समाजवादी सरकार के समय तिरंगा ध्वज लहराया गया। भाजपा जब जब सरकार में आती है महंगाई बढ़ा देती है। देश में इतनी महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार कभी नहीं था। भाजपा का महंगाई से कोई भी लेना देना नहीं है। आज हर चीज के दाम बढ़ा दिए हैं। दूध, दही, घी से लेकर खाने पीने की चीजों पर भी कभी टैक्स नहीं लगा था, लेकिन भाजपा ने उस पर भी जीएसटी लगाकर इसे महंगा कर दिया है। अगली बड़ी खबर, शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को 18 अगस्त तक भेजा गया जेल। ये आपको बता दें कि बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को 18 अगस्त तक के लिए जेल भेज दिया गया। कोलकाता की कोर्ट ने दोनों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। इससे पहले पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों ईडी की हिरासत में थे। गुरुवार को ईडी ने कोर्ट से कहा था कि पार्थ चटर्जी जांच में सहयोग नहीं कर रहे। कथित शिक्षक घोटाले में जांच एजेंसी के कई सवालों का उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। वे ज्यादातर समय चुप रहे। पार्थ चटर्जी ने कुछ दिन पहले बताया था कि वे साजिश के शिकार हुए हैं। इसके बाद कोर्ट ने पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को 5 अगस्त तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था और अब कोर्ट ने 18 अगस्त तक उन दोनों को ही जेल भेज दिया। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी से मिली ममता बनर्जी, लगभग 1 घंटे तक चली मुलाकात। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली हैं। प्रधानमंत्री आवास पर हुई ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से राज्य के वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के बकाये सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री 7 अगस्त को नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी। प्रधानमंत्री मोदी इस नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें कृषि, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी से मुलाकात से पहले ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसदों से दिल्ली में मुलाकात की। अगली बड़ी खबर, कई घंटों की हिरासत के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को किया गया रिहा। महंगाई के विरोध में किया था जबरदस्त प्रदर्शन। आपको बता दें कि देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी के मुद्दे पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साथ कांग्रेस के अन्य नेताओं को पुलिस ने रिहा कर दिया है। इस मामले पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि थाने के अंदर हमारी अच्छी खातिरदारी की गई, लेकिन सरकार की तानाशाही को लोग देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि महंगाई और बेरोजगारी कम होनी चाहिए और जीएसटी को वापस लिया जाना चाहिए। कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार किया था। इस मामले पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि कांग्रेस नेताओं और समर्थकों ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश लागू कर दिए गए थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का पालन करने से रोकने की कोशिश की, उनके साथ मारपीट भी की और उन्हें घायल भी कर दिया। उचित कानूनी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि फिलहाल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रिहा कर दिया। अगली बड़ी खबर, हिरासत में लिए जाने के बाद प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा इन लोगों को नहीं दिख रही महंगाई, जनता है परेशान। ये आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने हिरासत में लिए जाने के बाद मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वो जनता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार के ही लोग कहते हैं कि उन्हें महंगाई दिख नहीं रही है, जनता महंगाई से परेशान है। हम जब महंगाई दिखाने जाते हैं तो हमें रोका जाता है, जनता की आवाज को दबाया जाता है।
प्रियंका गांधी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की संपत्ति को अपने मित्रों को बेच दिया है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि इनको लगता है कि विपक्ष में जो भी है उनको दबा सकते हैं। उनको लगता है कि अपनी फौज दिखाने के बाद हम समझौता कर लेंगे। इनके मंत्री कहते हैं कि महंगाई नहीं है, हम प्रधानमंत्री आवास तक जाकर महंगाई दिखाना चाहते हैं। प्रियंका गांधी अपने तमाम नेताओं के साथ महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरी थी। उन्होंने ऐलान किया था कि वो पीएम हाउस का घेराव करेंगी। इसके बाद प्रियंका गांधी जैसे ही पार्टी मुख्यालय से बाहर आई, वहां पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। प्रियंका गांधी ने बैरिकेडिंग पर चढ़कर पहला सुरक्षा घेरा तो तोड़ दिया, लेकिन इसके बाद पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया। प्रियंका गांधी वहीं पर सड़क पर बैठकर धरना देने लगी। इसके कुछ ही देर बाद महिला पुलिस अधिकारियों ने उन्हें वहां से हिरासत में ले लिया और पुलिस की गाड़ी में बिठा कर ले गए। आपको बता दें कि उनके साथ साथ लगभग 65 सांसदों को हिरासत में लिया गया और कुछ घंटों के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। और बड़ी खबर, रॉबर्ट वाड्रा ने भी मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। बोले जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं। ये आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने महंगाई, अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जमकर घेरा है। रॉबर्ट वाड्रा ने फेसबुक पोस्ट के जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं है। कांग्रेस महंगाई के खिलाफ आज देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी फेसबुक पोस्ट में कहा कि जनता की आवाज को दबाने के लिए बढ़ती महंगाई और खाने के ऊपर जीएसटी लगाने से सरकार के ऊपर उठने वाले सवाल खत्म नहीं होंगे। गिरती अर्थव्यवस्था और लगातार बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के लिए आखिर सरकार क्या कर रही है? हमें यह सवाल भी सरकार से पूछना चाहिए। जनता से किए हुए वादे आप भूल सकते हैं, मगर जनता नहीं। जनता की आवाज को ना तो दबाया जा सकता है और ना ही उसे नजरअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं है। और बड़ी खबर, भोपाल में नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में बीजेपी नेता ने किया बड़ा दावा। कहा कौड़ियों में मिली करोड़ों की जमीन। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड को लेकर दिल्ली में जो बवाल मचा है, उसी नेशनल हेराल्ड को चलाने वाले एसोसिएटेड प्रेस जर्नल्स को भोपाल में भी एमपी नगर के प्रेस कॉम्प्लेक्स में करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम में मिली है। अब मध्य प्रदेश सरकार इसकी जांच कराने की बात कर रही है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने शुक्रवार को भोपाल में कहा कि रिपोर्ट आने के बाद इस जमीन पर चल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को सील कराने की कार्रवाई की जाएगी। करीब 10 साल पहले लीज खत्म होने के बाद भोपाल प्राधिकरण ने जब ये जमीन वापस लेनी चाहिए तो पता चला कि वो पहले ही दूसरी पार्टियों को बेची जा चुकी है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इसकी जांच निश्चित रूप से कराएंगे और जांच कराकर रिपोर्ट आने के बाद इसका अगर कमर्शियल उपयोग हो रहा है तो इसको भी सील करने की कार्रवाई होगी। जो लोग भी कमर्शियल उपयोग कर रहे हैं या जिन्होंने भी किया, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। ये हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर जगह ली थी और कांग्रेस के लोगों ने वो जगह अपने नाम पर कर ली। उन्होंने कहा कि संपत्ति अपने नाम पर करा ली। जैसे दिल्ली का नेशनल हेराल्ड का मामला है, वो 5000 करोड़ की संपत्ति है। वो कांग्रेस ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी के नाम पर करा ली, जबकि वो 3000 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर ली थी। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव पर चढ़ा नीतीश कुमार का रंग। बोले यूपी में जब समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी तो जातिगत जनगणना कराएगी सपा। ये आपको बता दें कि नीतीश कुमार की तर्ज पर अखिलेश यादव भी अब यूपी में जाति आधारित जनगणना कराने का मन बना चुके हैं। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि यूपी में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो वो राज्य में जातिगत जनगणना करवाएंगे। गौरतलब है कि पिछले महीने समाजवादी पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए कहा था कि अगर योगी सरकार को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बतानी है तो उसे जातीय जनगणना करवानी चाहिए। यही नहीं, अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भी कहा कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और उसी आधार पर आरक्षण और दूसरी सुविधाएं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ साथ छोटी छोटी पार्टियां जुड़ी हैं जो चाहती हैं कि आरक्षण खत्म ना हो। वो चाहते हैं कि आबादी के हिसाब से लोगों को हक और उनका अधिकार मिले। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि जब भी यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो जातिगत जनगणना कराई जाएगी। और ये बड़ी खबर, बंगाल के भाजपा विधायक ने कर दिया बड़ा ऐलान। कहा दिसंबर तक लागू हो जाएगा नागरिकता कानून। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के भाजपा विधायक असीम सरकार ने शुक्रवार को दावा किया है कि नागरिकता संशोधन कानून दिसंबर तक लागू होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के शरणार्थी प्रकोष्ठ के संयोजक असीम सरकार ने कहा कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्य में नागरिकता कानून को लागू करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य शरणार्थी प्रकोष्ठ का प्रमुख होने के नाते मुझे लगता है
कि नागरिकता संशोधन कानून इस दिसंबर तक लागू हो जाएगा। उस समय तक अभियान को गति देना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नागरिकता कानून को पश्चिम बंगाल में लागू करने की बेहद जरूरत है। अगली बड़ी खबर, टीआरएस ने कर दिया बड़ा ऐलान, उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा का करेगी समर्थन। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर देश भर में सियासी दलों के बीच में गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस बीच टीआरएस ने इस चुनाव को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में टीआरएस विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा का समर्थन करेगी। मार्गरेट अलवा को समर्थन का अंतिम फैसला तेलंगाना के मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख के चंद्रशेखर राव और टीआरएस के नेताओं के साथ विचार विमर्श के बाद लिया गया है। के चंद्रशेखर राव ने पहले भी कहा था कि टीआरएस का बीजेपी विरोधी रुख जारी रहेगा। विपक्षी दलों ने मार्गरेट अलवा को सर्वसम्मति से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। एनडीए ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी नियुक्त किया है। आपको बता दें कि देश में उपराष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव होने जा रहा है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की बड़ी अपील, कहा 14 अगस्त को शाम 5 बजे राष्ट्रीय ध्वज के साथ गाएं राष्ट्रगान। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि 14 अगस्त को शाम 5 बजे राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारा राष्ट्रगान गाएं। दिल्ली में हम विभिन्न स्थानों पर लोगों को 25 लाख तिरंगे बांटेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली सरकार स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए शहर भर में 100 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।